हेलो दोस्तों, मैं अविराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल विकास की क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषाएं और शिक्षण की विशेषता, अतः शिक्षण के सिद्धांत के बारे में जानकारी दी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य और महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, आज की क्लास में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग अपनी पिछली क्लास को एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को शिक्षण का अर्थ बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था शिक्षण का अर्थ होता है सीख देना या सिखाना, और शिक्षण के दो चर बताए थे। ये आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण के चर बताए थे, एक बताया था मैंने डॉक्टर एडम्स के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर एडम्स के अनुसार। एडम्स के अनुसार, डॉक्टर एडम्स के अनुसार मैंने आप लोगों को शिक्षण के दो चर बताए थे। शिक्षण के दो चर बताए थे, कौन कौन बताए थे? पहला बताया था शिक्षक, शिक्षक, और दूसरा बताया था छात्र, दूसरा बताया था छात्र। तो दोस्तों, डॉक्टर एडम्स के अनुसार शिक्षण के दो चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शिक्षक और दूसरा होता है छात्र। ये आप लोग पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे मैंने आप लोगों को डिटेल में जानकारी दी है। और दूसरा मैंने बताया था जॉन डीवी के अनुसार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण के तीन चर बताए थे। शिक्षण के तीन चर, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण के तीन चर होते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं एक बार कि शिक्षण के कितने चर होते हैं। वहाँ पे पर्टिकुलर नाम लेके नहीं पूछा था कि जॉन डीवी के अनुसार या किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, लेकिन ऐसे ही पूछे हैं कि शिक्षण के कितने चर होते हैं। तो कितने होते हैं? शिक्षण के तीन चर होते हैं। पहला होता है शिक्षक, पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है छात्र, दूसरा होता है छात्र, तीसरा होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। तो दोस्तों, आप लोग याद रखना, शिक्षण के तीन चर होते हैं। जॉन डीवी के अनुसार इन्होंने तीन चर बताए हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इसके बाद दोस्तों, मैंने आप लोगों को सिद्धांत के बारे में बताया था, शिक्षण के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को पहला सिद्धांत बताया था क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया था क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत। ये दिया किसके द्वारा गया है? ये फ्रॉबेल के द्वारा दिया गया है। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था प्रेरणा या रुचि का सिद्धांत। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षण में रुचि बनाए रखने के लिए बीच बीच में पुनर्बलन देना चाहिए, इसे ही प्रेरणा या रुचि का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, आज की ये दो सिद्धांत मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे। आज की क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला इसमें सिद्धांत है, अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। सिद्धांत का नाम है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसमें क्या होता है देखेंगे, इसकी डिफिनीशन। शिक्षण शि- शिक्षक शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले अपना उद्देश्य निर्धारित करता है, इसे ही निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान डिफिनीशन है कि निश्चित उद्देश्य इसके नाम से ही क्लियर होता है कि एक शिक्षक शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले एक उद्देश्य को निर्धारित करता है, उसे ही क्या कहते हैं? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अगला आता है नियोजन का सिद्धांत। अगला है नियोजन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इसमें देखेंगे क्या है, शिक्षण कार्य में उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए तैयार की गई पूरी योजना नियोजन का सिद्धांत कहलाती है। दोस्तों, आप लोग याद जरूर रखना कि नियोजन का सिद्धांत है या निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, या आगे जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे कि इसमें अंदर क्या है, किसे नियोजन का सिद्धांत कहते हैं, किसे निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को आप सीटेट की पेडागोजी में बहुत ही हेल्प करेगा और आपको बाल मनोविज्ञान सेक्शन सॉल्व करने में ये चीज़ें बहुत मदद करेंगी। तो दोस्तों, याद जरूर रखना इन सब चीज़ों को। छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षण कार्य में उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए तैयार की गई पूरी योजना, बस इतना ही आप लोगों को याद करना है। तैयार की गई पूरी योजना जो होती है उसे ही कहते हैं नियोजन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है चयनित का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं ये सब। चयनित का सिद्धांत, इसमें क्या है,
इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य सरल से जटिल की ओर संपादित हो पाए, इसके लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, समय का चयन करना इसके अंतर्गत आता है। चयनित का सिद्धांत, जैसा कि दोस्तों इसका नाम है कि इसमें जो शिक्षण कार्य होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है। पहले तो एक चीज़ यही आप लोगों को ध्यान रखने वाली है कि चयनित सिद्धांत के अंतर्गत जो शिक्षण कार्य होता है वो कैसे होता है, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, जटिल की ओर होता है। और इसमें जो पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, टीएलएम, ऐसी चीज़ें, इनका चयन करना इसके अंतर्गत आता है। जहाँ पे हम लोग अपने टीएलएम, शिक्षण कार्य, इन सब चीज़ों का चयन करेंगे वो हमारे चयनित सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा विभाजन का सिद्धांत। नाम है जो इसका, वही इसकी डिफिनीशन है। विभाजन का सिद्धांत देखेंगे, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटकर शिक्षण संपादित करना विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। विभाजन का दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, विभाजन का मतलब ही होता है बांटना टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अपने शिक्षण कार्य को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके, बांट करके जब हम लोग शिक्षण कार्य करेंगे तो उसे ही विभाजन का सिद्धांत कहते हैं। ये होता है हमारा विभाजन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम पे आता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत अगला सिद्धांत है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत देखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। वैयक्तिक भिन्नता, एक मिनट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वैयक्तिक भिन्नता का दोस्तों मतलब ही यही होता है कि कोई भी एक समान नहीं होता है, सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, उसे ही वैयक्तिक भिन्नता बोलते हैं। तो इस सिद्धांत में यही चीज़ लिखी है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए शिक्षक को शिक्षण कार्य करने के दौरान वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। यही हमारा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक बालक या हर एक कोई भी हो, कोई एक समान नहीं होता है, सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, उसे ही वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। और एक टीचर को चाहिए कि वो क्लास में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखे और उसके बाद ही शिक्षण कार्य प्रारंभ करे। इसी को कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रजातांत्रिक शिक्षा का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है प्रजातांत्रिक शिक्षा का सिद्धांत। इसके अनुसार देखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को जो शिक्षा प्रदान की जाए उसका आधार प्रजातांत्रिक होना चाहिए, अर्थात शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, वातावरण बालकों के अनुसार होता है। दोस्तों जो प्रजातांत्रिक शिक्षा का सिद्धांत होता है, इसके अंतर्गत प्रजातांत्रिक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि विद्यालय का एटमॉस्फेयर, शिक्षण कार्य, सारी की सारी चीज़ें बालक के अकॉर्डिंग होगी, वहाँ पे वो क्लास प्रजातांत्रिक होगी। और प्रजातांत्रिक का एक और मैं आप लोगों को बताऊं कि जितनी भी चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बाल केंद्रित शिक्षा होती है, वो प्रजातांत्रिक शिक्षा, उसको बाल केंद्रित शिक्षा को भी हम लोग कह सकते हैं एक उदाहरण के रूप में। जितनी भी बाल केंद्रित शिक्षा होगी, बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि चाइल्ड सेंटर, बालक को केंद्र मानकर, वो हमारी प्रजातांत्रिक शिक्षा होती है। मैंने आप लोगों को बताया जितनी भी टीएलएम सामग्री, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, वातावरण, ये जितनी भी चीज़ें हों वो बालक के अनुरूप हों, उसे ही हम लोग प्रजातांत्रिक शिक्षा कहते हैं। तो ये हो गया। आगे अगला सिद्धांत है जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या आता है देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालकों को घर, परिवार, पास पड़ोस से जोड़कर सिखाना जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों जो आपका एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका आधार क्या है? ये एनसीएफ 2005 कहता है कि बालकों को उनके घर की भाषा, उनके पास पड़ोस की भाषा, उनके पास पड़ोस का वातावरण, उनके पास पड़ोस के माहौल, जितना जो कुछ भी हो, उनके घर के अकॉर्डिंग उनको एटमॉस्फेयर प्रदान करके ही उनको उन सभी चीज़ों से जोड़कर आगे का शिक्षण उनको देना चाहिए। उसे ही बोलते हैं जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत, इसी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत।
इसके अंतर्गत देखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा नए नए कार्यों को करने पर बल देना चाहिए। दोस्तों, जो निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत है वो कहता है कि इसमें बालकों को नए नए कार्य, जितने भी नए नए कार्य, नए नए टीएलएम, नई नई एक्टिविटीज़ उनके साथ करवाएं, वही होता है हमारा निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। आगे देखते हैं, क्योंकि बालकों में जिज्ञासा की प्रबलता होती है, जबकि शिक्षण में रुचि बनाए रखने के लिए कहानी, कविता, चुटकुले ये यूज करना, ये मनोरंजन का सिद्धांत कहलाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि निर्माण और मनोरंजन के सिद्धांत के अंतर्गत बालकों को अधिक से अधिक गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें कराएं। जैसे गतिविधियों के अंतर्गत चुटकुले, कहानी और कविताएं और एक्टिविटीज़, जैसे मान लो कि कोई खेल खिला रहे हैं या क्रिकेट, खो खो, ये सारी चीज़ें। तो यही होता है हमारा निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये हमारी निर्माण एवं मनोरंजन सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है आवृत्ति का सिद्धांत। आज का अगला और अंतिम सिद्धांत है दोस्तों, आवृत्ति का सिद्धांत। इसमें देखेंगे, बालकों को अभ्यास कार्य, गृह कार्य, दत्त कार्य तथा उनसे प्रश्न पूछना, विषय वस्तु को बार बार दोहराना, जिससे ज्ञान स्थायी हो सके, आवृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों, आवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत बालकों के द्वारा अभ्यास कार्य, जो गृह कार्य, ये अभ्यास कार्य जो आप लोग क्लास में उनसे करवा रहे हैं, टीचर करवा रहा है, और गृह कार्य जो उससे घर पे दिया जा रहा है, दत्त कार्य जैसे प्रोजेक्ट वगैरह, तथा उनसे प्रश्न पूछना, विषय वस्तु को बार बार दोहरवाना, इन सब चीज़ों को करने से क्या होता है कि ज्ञान स्थायी होता है। इसे ही आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इस चीज़ को ही हम लोग आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। आवृत्ति मतलब बार बार उस चीज़ को रिपीट करना, वही होता है आवृत्ति का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। आगे की क्लास में हम लोग शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।